जी अजय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपने विचार सुन लिया। मैं डेटा अपने दर्शकों को बता दूं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को ओरिजिनली 52 सीट मिली थी। अब एक बाद में प्रतिभा सिंह जी की सीट आ गई तो 53 हो गई, और कांग्रेस 208 स्थानों पे सेकंड रही थी। देश के 208 स्थानों में कांग्रेस सेकंड रही थी। कांग्रेस को 4 प्रदेश नहीं, कांग्रेस को 3 प्रदेश में 0 सीट मिली थी। 0 सीट उनका मतलब कोई भी 0 सीट जब मैं बोल रहा हूं तो ना सेकंड रही ना फर्स्ट रही, सेकंड भी नहीं थी। उसी तरह से बीजेपी 7 स्टेट में 7 स्थानों पे बीजेपी ना सेकंड थी ना फर्स्ट थी। ये डेटा मैं इसलिए दे रहा हूं कि इन सब हो जाने के बाद जब ये लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई है, जो रीच आज भी जो स्प्रेड है वो कांग्रेस का ज्यादा है। और उसका कारण भी है 100 साल से 150, 125, 150 साल पुरानी एक पार्टी, तो उसका स्प्रेड तो ज्यादा होगा ही होगा। अजय जी, बहुत स्पेसिफिक सा प्रश्न। जेडीयू ने फिर वो बात कही और नीतीश जी ने की पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि बिना कांग्रेस के कुछ एक गठबंधन नहीं होगा। इसमें तो कोई दिक्कत लगती नहीं है, लेकिन एक दिक्कत जरा आप बताइएगा। केजरीवाल साहब तो अब नहीं लगता है कि इस गठबंधन का पार्ट हो पाएंगे, क्योंकि इस तरह का ना कोई उनकी तरफ से है ना कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ से दूरियां हैं ही, मनभेद है, मतभेद नहीं है, मनभेद है। अजय जी। आनंद जी, क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी विपक्ष में है? सवाल ये, क्योंकि जो स्थितियां हैं लगातार, आप याद करिए जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और वो मिले थे अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम उस तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। वो आरएसएस से बैकग्राउंड है उसका, और आरएसएस बैकग्राउंड का कोई भी वो मतलब नहीं है जो भाजपा के खिलाफ जाएगा। वो तो छद्म विपक्ष जो होता है वो स्थिति है। आप याद करिए जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में कई सालों तक स्थितियां ये होती थी कि कोई दूसरा इस स्थिति में होता ही नहीं था कि उसको कर सके। जो होते थे छोटे छोटे से, वो एक प्रकार से कभी भाजपा कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं उस पर होते थे, तो कहने को विपक्ष हो जाते थे। तो ये स्थितियां थी। आज वही स्थिति है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है सबको पता था। यदि मैं, और ये बात आपके चैनल में मैंने कम से कम 10 बार कही होगी कि वो वहां जाएंगे, उन्हीं सीटों पर वोट काटेंगे जहां कांग्रेस जीत रही है या जीत सकती है, या वो मुख्य विपक्ष के रूप में भी खड़ी हो सकती है। तो आप देखिए, मैंने सेमी अर्बन आपको बताए थे, मैंने वो ग्रामीण इलाके बताए थे, मैंने कहा था वो उन शहरों में वो कुछ नहीं करेंगे, और वही चीज सामने आई पूरी तरीके से। मैंने ओवैसी का बताया, आप देखें ओवैसी को, आप चाहे बिहार में देख लें, यूपी में देख लें, या गुजरात में आप देख लीजिए। और बहुजन समाज पार्टी को आपने यूपी के चुनाव में देखा ही कि किस तरीके से बी पार्टी का रोल उसने अदा किया। तो ये तीनों दल कमोबेश उसी स्टाइल में, और अब तो टीएमसी भी कमोबेश वही प्ले कर रही है। और इसका एक उदाहरण नहीं मौजूद है, इसके उदाहरण मौजूद है। गोवा में टीएमसी का क्या था? नथिंग। लेकिन वो गई जिससे कि विपक्ष ना आने पाए, और आम आदमी पार्टी गई, उसने नुकसान किया, आपके सामने है। जो गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में जो आम आदमी पार्टी ने नुकसान किया, बसपा, और उसने नुकसान किया ओवैसी ने, वो जोड़ लीजिए वोट तो देख लीजिए किसके वोट कटे हैं। सारी चीज सामने आ जाती है, सीटें क्यों हारी हैं उतनी। तो वो स्थिति है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप देख लीजिए, और बाद में उनके वही लीडर जो होते हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अब जो वहां 5 विधायक जीते हैं, उनमें से एक विधायक जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि साहब हम तो पुराने भाजपाई हैं, हम तो मोदी के समर्थक रहे हैं। तो अब जो है, जब वो समर्थक रहे हैं तो फिर भाई यहां पे लड़के और विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया समर्थन देंगे। 3 विधायक तो चले गए, 2 और बचे हैं, वो भी चले जाएंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि हाँ यहाँ हमारे तो नहीं, इनके बिकते, अरे साहब बिकते आपके भी हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि जहां पर कम होते हैं वहां पर टूटते हैं, जहां बड़ा मैंडेट होता है वहां थोड़ी ना टूट पाते हैं, जहां बॉर्डर लाइन के आसपास होता है वहीं पे खेल होता है। तो ये सारी चीजें सामने मौजूद है।
अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में किसी से समर्थन नहीं मांगा क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन जो 3 निर्दलीय जीते हैं वो खट से पहुंच गए, जिनमें 2 भाजपा बैकग्राउंड के हैं, कि हम आपको समर्थन देते हैं। आप देखिए, एक तो कांग्रेस का है जो बागी था, और 2 वो हैं, तो कांग्रेस वाला तो नैसर्गिक है, लेकिन बाकी 2 तो वो है, और उसके बाद में अब कई और टच में आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो सत्ता के साथ जुड़ने की जो ये है, ये कमोबेश स्थितियां होती हैं। लेकिन मैं कहता हूं, इन पार्टियों को आज उत्तर प्रदेश में 100 सीटें जो हारी सपा, उसके पीछे वजह सिर्फ बसपा थी। तो बसपा को आप उस तरह से देखिए तो ये सारी चीजें ये निश्चित रूप से उस जगह खड़े होते हैं, ना कि उस जगह होते हैं कि जहां पर वो विपक्ष को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विपक्षी एकता में कब बताइए आपने देखा कि बसपा शामिल हुई है? विपक्षी एकता में आपने कब देखा कि ये शामिल हुए? तो अरविंद केजरीवाल तो कहीं रहे नहीं। स्थिति ये है, वो टीएमसी के साथ वहां जाते हैं और उसके बाद में गोवा में खेल बिगाड़ देते हैं। तो वो सारे वोट के परसेंटेज चेक कर लीजिए, यदि सेम ना आ जाए स्थितियों का तो कहिएगा। तो कमोबेश इन्हें आप विपक्ष में गिनिए भी मत। विपक्ष मूलतः वही है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार भले ही भाजपा के साथ सरकार बना चुके हो, सब कुछ हो, लेकिन वो वास्तव में विपक्ष जो सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। यहां पर तो सिर्फ ड्रामे होते हैं। यदि एक बात बताइए, शराब घोटाला हुआ, सीबीआई एफआईआर दर्ज होती है, तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं, तो साहब पॉलिसी पे साइन करने वाला क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? उसका लॉकर जो है 1 महीने बाद एफआईआर के चेक किया जाता है। 1 महीने तक वो रखे रहेगा अपने लॉकर में क्या क्या है। तो कल्पना करिए, इसी तरीके से दूसरे और हैं, और जो हुए हैं वो इतने कमजोर ढंग के केस बनाए गए हैं, जबकि यदि उनकी एप्लीकेशन जो अनिल चौधरी हैं, दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो दी थी, यदि उसको आप देख लीजिए तो उसमें तो केसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, एविडेंसेस भी हैं उसके साथ। लेकिन क्यों नहीं उसको किया? पहले तो अनिल चौधरी ने ही कंप्लेंट दी थी, उसी कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया था, और फिर बाद में उसी पर ही जांच अफसरों की एक रिपोर्ट बनाई गई, और फिर होता है तो अफसरों ने उसे हल्का करने का काम किया। तो साहब, पूरे खेल को समझा जा सकता है, उस खेल को समझिएगा। आज पंजाब में उनके पास में 17 एमएलए हैं जो बीजेपी आरएसएस बैकग्राउंड के, 17। उसके बाद उन्होंने जो राज्यसभा सदस्य बनाए, उनमें से 3 जो है आरएसएस बैकग्राउंड के। इससे आप पूरा खेल समझ सकते हैं। और आरएसएस ने उनको वोट दिलवाने के लिए काम किया उन सीटों पर जहां कांग्रेस जीत सकती थी। आप किसी भी गुजरात के व्यक्ति से पूछ लीजिए, बता देगा। तो ये पूरा खेल इसीलिए था कि मोदी जी की महानता से इतनी बड़ी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी चीजें खेल किए गए, और यही स्थिति है। आप देखिए, जब महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए सारे खेल हो रहे थे, एक बार भी क्या अरविंद केजरीवाल बोले कि ये गलत है? साहब, दूसरे जब करते थे तो कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अब हो रहा है तो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस हो रहा है। मतलब आप, हम करें तो छिनारा, आप करें तो सब वो हो रहा है। तो आप समझ लीजिए ये स्थिति है, तो ये हालत है। और इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये ना विपक्ष थे ना है, ये प्रायोजित थे, उसी आंदोलन से निकले थे जो आरएसएस ने बनाया था। बेसिकली उखाड़ फेंकना था, एक नैरेटिव देश के अंदर गढ़ना था, और ये पूरा ड्रामा वो है। जी अजय जी, मैं एक आपसे एक और ले लूं, क्योंकि ये मुझे अजीब सी चीज आई। मोदी जी ने फिर से बहुत ताल ठोक के कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति आ रही है, शॉर्टकट, और पहली दूसरी तीसरी हम लोग मिस कर गए थे, शॉर्टकट से देश नहीं चल सकता है, लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको, जैसे रवि किशन जी कहते हैं कि मेरे वो प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं परिवार नियोजन का, और फिर कहते हैं मेरे 4 बच्चे इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस ने उस समय ये वो नहीं लगाया था, इसलिए मेरे मतलब कुछ बिना सिर प्यार की बातें ये नहीं है। जो ये चौथी औद्योगिक क्रांति ना मिस कर जाएं, लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है, बेचे जा रहे हो पीएसयू आप,
कह रहे हो कि मैं जरा इस पे आपका एक कर लूं कि ये जनता को भी तो वैसे ही समझा रहे हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं। सर एक चीज आप देखिए, आज संसद में जिस तरीके से वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, आप उसको समझिए। जैसे विद्या जी नाराज मत होइएगा, जब आप गांव में देखिए या कहीं पे देखिए औरतें आपस में लड़ती ना, तो एक दूसरे से कहती है तुम हमसे जलती हो, तुम हमसे ये करती हो। तो कमोबेश आज उन्होंने वहां पर, हालांकि मैं क्षमा के साथ कि किसी नारी जात नहीं है, पुरुष भी करते हैं कई जगह कि ये मुझसे जलता है, वो मुझसे जलता है। तो हुजूर वहां वो कहती हैं कि सब हमसे जलते हैं, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से सब जल रहे हैं और ये स्थिति है। रिकॉर्ड खुद भारत सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं, आरबीआई के आंकड़े बताते हैं, वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत पर 94% कर्ज हो चुका है। और ये कर्ज हमने आपने तो नहीं कर दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, क्योंकि 2014 तक, जो 1947 से 2014 तक भारत पर जो कर्ज था, वो कर्ज था 54 लाख करोड़ का, और आज तकरीबन 160 लाख करोड़ हो रहा है। आप बताइए, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज सिर्फ 8 साल में आपने कर दिया, 8.5 साल में। तो ये स्थिति है आपकी। दूसरी चीज, वो सदन में बोल रही थी कि आज फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है। हुजूर अभी कुछ महीने पहले तक फॉरेक्स रिजर्व जो है 600 650 के करीब था, 645 के आसपास, और आज फॉरेक्स रिजर्व 545 के आसपास है। मतलब 100 अरब डॉलर घट गया है। आप कल्पना करिए, इसके बाद कह रही है बढ़ रहा है। तीसरी चीज उन्होंने कही कि भारत की इकोनॉमी इतनी बेहतर चल रही है कि हमारा जो रुपया है वो लगातार मजबूत हो रहा है और दुनिया की करेंसी डाउन हो रही है। साहब, अब इससे बड़ा सदन में जैसे झूठ बोले जा रहे हैं, ऐसे जलन की बात की जा रही है, तो इसके बाद आप क्या कहेंगे यदि वित्त मंत्री इस तरह की बात करती हैं, झूठ बोलती हैं, और उसे किस, जैसे उन्होंने अमेरिका में कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा। तो हुजूर ये फिर उन्होंने 2014 के का जो हवाला दिया और कहा कि उस समय आईसीयू में थी अर्थव्यवस्था। साहब, फॉरेक्स रिजर्व भरा भराया मिला था। स्थिति ये थी, कहीं पर जो कर्ज की स्थिति मैंने बताई दी, 54 लाख करोड़ था, आज 160 होने जा रहा है। इसके बाद में दूसरे और चीजें देख लीजिए, रोजगार बहुत अच्छा था। आज रोजगार का तब स्तर क्या था, आज क्या है? भारत भूखमरी के आंकड़े में, वैश्विक आंकड़े में बहुत नीचे था, 100 के नीचे था। आज दुनिया में भूखमरी के मामले में कहां पर खड़ा है आप देख लीजिए। हमसे अच्छा नेपाल है, हमसे अच्छा भूटान है, हमसे अच्छा बांग्लादेश है, हमसे अच्छा पाकिस्तान है, हमसे अच्छा श्रीलंका है। हुजूर अब इसके बाद में क्या कहेंगे कि आप चीन से तो हम तुलना ही नहीं करते हैं, हम इसकी बात सिर्फ कर लेते हैं। तो ये स्थिति है। यदि 1989 में चले जाएंगे तो राजीव गांधी ने जब सत्ता छोड़ी थी, हम चीन की इकोनॉमी के बराबर थे, और बर्बादी का जो आया आपके सामने है। तो उसके बाद में लगातार इतना बर्बाद किया। और याद करिए 2014 में जब मनमोहन सिंह को यह सरकार मिली थी, देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हालत में थी, छोड़ के गए तब कितनी अच्छी थी। उल्टी बात कर रहे हैं, मतलब सदन में आंकड़ों पर भी झूठ बोला जा रहा है। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बेरोजगारी में आज हम दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार देश बन चुके हैं। तो भुखमरी हमारे यहाँ, बेरोजगारी हमारे यहाँ, और भुखमरी की स्थिति तो खुद प्रधानमंत्री साबित करते हैं। 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज से भोजन कराने की बात स्वीकारते हैं। तो आप समझिए कि ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। तो हुजूर इन लोगों से तो आप उम्मीद मत करिए कि ये क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब देश की बात आ रही है, देश के लोगों की बात आ रही है, देश की अस्मिता की बात आ रही है। आज विद्या जी मौजूद हैं वहां से, महाराष्ट्र से, तो आप बताइए, स्थिति यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों भाजपा शासित, गोलियां चलने की नौबत है, पथराव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सीमा पर।
अरे कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना लड़ रहे हैं, चीन से थोड़ी ना लड़ रहे हैं, वहां जहां लड़ना चाहिए वहां दुम दबा के भाग रहे हैं आप। नाम लेने में आपको डर लगता है चीन का। तो हुजूर ये स्थिति है। इसके बाद आइए आप बात कर लीजिए, वहां असम और लड़ रहे हैं त्रिपुरा आपके सामने, सॉरी मेघालय है ना, मिजोरम भी तो नहीं, असम मिजोरम, असम मेघालय। असम मिजोरम फिर त्रिपुरा और वो, तो मतलब कमोबेश अपने ही राज्य और सब भाजपा शासित लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, नागरिक मर रहे हैं। और इसके बाद आप कहेंगे कि देश जो है, मेरा देश बदल रहा है, तो साहब ऐसा बदला है आपने कि देश हर तरह से बर्बादी में जा रहा है, ये आपने बदला है। तो इन हालात में निश्चित रूप से जो अपने आप को विपक्ष मानते हैं उन्हें एक बैनर तले आना चाहिए, अपने स्वार्थों को अलग रख करके देश को देख करके आना चाहिए और उस लड़ाई को लड़ना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को रोजगार, सुख मिले, हर व्यक्ति को अपना घर मकान मिले। आप बताइए, गांधी ने क्या कहा था? रोटी, कपड़ा और मकान, इन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए। आज इन सब पर भी टैक्स लग गया है, रोटी पर भी टैक्स लग गया है। आप कल्पना करिए, इस स्थिति में आप कहती हैं, सदन में कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था बन रही। अरे इतने बड़े 160 लाख करोड़ का आपने देश, कर्ज का देश बना दिया, और इसके बाद आप कह रही हैं अर्थव्यवस्था बन रही है। 54 लाख करोड़ का 8 साल पहले कर्ज था, 160 लाख करोड़, मतलब 1947 से 2014 तक 54 लाख करोड़ का कर्ज, और 8 साल में 160 लाख करोड़। गजब है भाई। इसके बाद यदि अर्थव्यवस्था है तो आपकी 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश के आदमी को मरना है। आप बताइए, भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि हर व्यक्ति की आय में गिरावट आई है, रोजगार कम हुए, कम क्या खत्म हुए। जो 90 करोड़ का आंकड़ा सीएमआई ने दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, और उनमें 46 करोड़ ने तो रोजगार खोजना बंद कर दिया है, वो अपने आमदनी के दूसरे जरिए ढूंढ रहे हैं कहां से हम घर चला पाए। तो ये दशा में यदि देश झोंक दिया है, तो आने वाले वक्त में हमारी बेटियां क्या करेंगी? वेश्याएं बनेंगी। हमारे लड़के क्या करेंगे? आकर के अपराधी बनेंगे। और क्या करेंगे? उनके पास तो कुछ बनेगा नहीं। और इसका उदाहरण दे देता, आज ही एक एनालिसिस उसने किया है भास्कर ने, और उसमें आया है कि किस तरीके से पिज्जा जैसे डिलीवर होता है वैसे आपको लड़कियां डिलीवर हो रही, और उसके उन्होंने दिया कि इस तरह से 15,000 लड़कियां डिलीवर की गई। तो आप समझिए हम कहां देश को ले जा रहे हैं, इस स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। ये है, ये मॉडल है आपका अर्थव्यवस्था, आपने सही कर दी है। तो हुजूर फिर ऐसी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इससे बड़ा नरक कुछ नहीं हो सकता है। जी, आप पढ़िए, लिखिए और फिर वैश्या बन जाइए। जी। जी।